नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एएस राज ज्ञान में। तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। इसे 2-3 पार्ट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हर एक वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो चैनल की प्रोफाइल में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभिप्रेरणा को इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो मूल रूप से ये मोटिवेशन शब्द कहाँ से आया, कौन सी भाषा का है? तो देखिए, ये शब्द है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के 2 शब्द, एक मोटम और दूसरा मूवर। लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है मोटम और मूवर। एग्जाम में दोनों नहीं आएंगे, दोनों में से एक आपको पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बना तो। जिसका अर्थ है टू मूव टू मोशन अर्थात गति करना। पूर्ण अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील अर्थात एक्टिव या सक्रिय हो जाता है, गतिशील या सक्रिय हो जाता है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अब इसके उपनाम देखते हैं, सब नेम। सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, अनिवार्य स्थिति, सीखने की अनिवार्य स्थिति, और सीखने का मुख्य कारक। इसमें से इम्पोर्टेंट ये बनता है ज़्यादा, सीखने का स्वर्ण पथ। ओके, आगे चलते हैं। अभिप्रेरणा क्या है, इसे कुछ एक टॉपिक में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला है, मानसिक प्रक्रिया वह आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इंटरनल। एक मानसिक प्रक्रिया और दूसरा आंतरिक शक्ति। पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अभिप्रेरणा क्या है। नेक्स्ट, एक ऐसी शक्ति अर्थात पावर जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और तब तक करती है और करती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। समझ रहे हो आप लोग? नेक्स्ट है, यह प्राणी की वह अवस्था है, वह स्टेज है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है। जैसे व्यक्ति को कोई आवश्यकता पड़ी और उसके कारण वह संचालित हुआ अर्थात कोई कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ, तथा उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है, किसी कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, शाब्दिक रूप से अभिप्रेरणा उद्दीपक से उत्पन्न उत्तेजना की वह अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ओके, अब चलते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाओं पर जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले देखते हैं हम गुड महोदय के अनुसार। देखिए, परिभाषाओं के अंदर आप लोगों को पूरी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट पिन पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में सिर्फ वही याद आते हैं। जैसे अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, तो एक ये बन गया, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, ये सेकंड हो गया, सेकंड पॉइंट, और नियंत्रित करने की प्रक्रिया, ये तीसरा हो गया। तो ये 3 पॉइंट बन गए। किसने कहा? गुड महोदय ने। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है कौन सी? अभिप्रेरणा। स्किनर महोदय के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा है ये, सबसे इम्पोर्टेंट, याद रखना। ओके, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग किसने कहा? स्किनर महोदय ने कहा। अब वुडवर्थ के अकॉर्डिंग निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। सिर्फ एक सूत्र दिया है वुडवर्थ ने, कौन सा दिया है? निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा। निष्पत्ति को बोलते हैं हम अचीवमेंट अर्थात उपलब्धि। उपलब्धि किससे मिलकर बनती है? योग्यता जो हमारी एबिलिटी है, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ठीक है। देखो, व्यक्ति के अंदर जो योग्यता है ना वो पहले से है, ठीक है, बट उसको प्रेरित करता है कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यक्ति की योग्यता को प्रेरित करता है और काम करने के लिए उसे निर्देशित करती है, जिसे अभिप्रेरणा कहते हैं। इसीलिए स्किनर महोदय ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मॉर्गन किंग विज स्कोपर के अनुसार इन्होंने क्या बोला है? अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को नियंत्रण ले जाते हैं। क्या है? एक प्रेरक, ड्राइविंग, चालक, और एक कर्षण। कर्षण उसी से अपने ले सकते हैं अर्थ इसका, जैसे कर्षण अर्थात आकर्षण। ओके, तो मॉर्गन किंग्स विज स्कोपर ने बोला है अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक
तथा कर्षण बल से होता है, एक ऐसा बल जो लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है और इसे अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आइए अभिप्रेरणा की डेफिनेशन हमने देख ली, अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा की विशेषताएं। तो आइए, फर्स्ट है अभिप्रेरणा आंतरिक व काल्पनिक अवस्था है। हमने पीछे देखा था अभिप्रेरणा क्या है, मानसिक प्रक्रिया है और एक आंतरिक शक्ति है। तो यहाँ देखो, ये भी इसने बताया कि एक आंतरिक व काल्पनिक अवस्था है। आंतरिक तो ऐसे होगी व्यक्ति को मन से प्रेरित करती है, और काल्पनिक होगी व्यक्ति मन ही मन के अंदर भावनात्मक रूप से सोचता है, तो एक काल्पनिक अवस्था हो गई। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यक्ति के व्यवहार को खास लक्ष्य की ओर ले जाती है। सही है, कोई व्यक्ति है जिसको अभिप्रेरणा प्रेरित करके किसी खास लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है। ठीक है, यह चयनात्मक व लक्ष्य निर्देशित होती है। देखो, अभिप्रेरणा है ना, व्यक्ति को अभिप्रेरित या प्रेरित करती है किसी खास लक्ष्य की ओर, जिसको वो चयन कर लेता है, अर्थात उसे अपना गोल बना लेता है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति ने खुद को प्रेरित किया कि मैं आज से क्रिकेट खेलूंगा, तो वो जो क्रिकेट है ना, वो चयनात्मक हो गया उसके लिए, और लक्ष्य क्या है उसका, क्रिकेट ही हो गया। ठीक है, अभिप्रेरणा उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहती है और बाद में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अभिप्रेरणाएं जो लक्ष्य प्राप्ति तक उसके साथ रहती है और बाद में समाप्त हो जाती है। फिर कोई जैसे एक कार्य व्यक्ति को करना है और उसके लिए वह प्रेरित है। ठीक है, वो अंदर ही अपने मन से प्रेरित है और उस कार्य को वह करने के लिए प्रेरित है, और जब वो उस कार्य को कर लेगा, उस कार्य को करने के बाद में जब उस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसकी अभिप्रेरणा जो प्रेरित हुई थी वो समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक, ये तो हमें भी पता है। और फिर कोई नई प्रेरणा, कोई नई कार्य के लिए कोई नई प्रेरणा, अभिप्रेरणा जागृत होगी उसके मन में, और वह उसके लिए कार्य करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, यह व्यक्ति को अप्रिय व्यवहार की ओर ले जाती है। हमेशा नहीं, कभी कभी। अप्रिय व्यवहार कैसे, जैसे कोई व्यक्ति अभिप्रेरित हो गया किसी कार्य को करने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति ने, ऐसे मानो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने के लिए कोई व्यक्ति हॉस्टल में गया, कभी घर से नहीं निकला हुआ, और वो हॉस्टल में रहने लग गया बाहर आके, तो हॉस्टल का खाना उसे सूट नहीं किया, उसे घर की याद आई, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं, बट वो उसके लिए अप्रिय है, क्योंकि घर में उसका प्रिय व्यवहार था, और अब यहाँ उसको अप्रिय व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। पर किसके लिए, लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसने फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए। तो कभी कभी अप्रिय भी व्यवहार का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, प्रेरित व्यक्ति को, अभिप्रेरित व्यक्ति को। जैसे घर से बाहर रहकर तैयारी करना राम को अच्छा नहीं लगता, परंतु अपने माँ से किए वादे टीचर लगने का के कारण उसे घर से बाहर रहकर अपना मन ना चाहते हुए भी लगाना पड़ता है, क्योंकि वह माँ से किए वादे के कारण अभिप्रेरित है। अभिप्रेरित तो है माँ के वादे के कारण, और वह अप्रिय व्यवहार जैसे घर की याद का सताना और ऐसे है कुछ कारण, उनके कारण वह अप्रिय व्यवहार को फेस कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं, अभिप्रेरणा भावनात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। देखो, अभी इस पॉइंट को अपने ऐसे समझते हैं। देखो, अभिप्रेरणा को वर्णित कैसे किया जाता है, भावनात्मक जागृति के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन आया था 2015 रीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इसको ऐसे समझते हैं। अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावनात्मक जागृति द्वारा, ए व बी दोनों और नन। तो सबसे पहले देखो, जो अभिप्रेरणा होती है ना, वो आंतरिक मन से होती है। ठीक है, आंतरिक मन से होती है, तो पहले अपने में भावना जागृत होगी कोई कार्य करने के प्रति, किसी कार्य को करने के प्रति भावना का जागृत होना। उसके बाद में देखो, पहले कोई कार्य को करने के लिए भावना जागृत होती है, अर्थात व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, तब भावना जागृत होती है, और उसके बाद में ज्ञानात्मक पक्ष की ओर बढ़ा जाता है। तो सबसे पहले इसका एग्जैक्ट उत्तर यही होगा, भावनात्मक जागृति द्वारा। ओके, अब आता है 7 पॉइंट, यह शारीरिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की पूर्ति करती है। ये तो अपने को सबको पता है। यह एक अनुमानित प्रक्रिया है। अनुमानित कैसे, किसी को देखकर बताया नहीं जा सकता कि यह कितना अभिप्रेरित है, 1 किलो अभिप्रेरित है या 2 किलो है या 4 किलो है, कितना है बता नहीं सकते उसे, तो बस ऐसे बता सकते हैं कि इसने इतना अचीव कर लिया, उस मात्रा में, उस गुणा में बता सकते हैं। अभिप्रेरणा समस्या समाधान में सहायक होती है। एग्जैक्ट, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, समस्या समाधान में सहायक होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। किसने कहा था ये, याद करो, अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग और अधिगम का स्वर्ण पथ, ये किसने कहा था, ये कहा था स्किनर महोदय ने। अब आगे चलते हैं हम,
अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। इम्पोर्टेंट एकदम, क्योंकि अभिप्रेरणा ही सेंट्रल थीम है किसकी, किसी व्यक्ति को प्रेरित करने की अभिप्रेरणा किसी कार्य के प्रति, तो इसे अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। इम्पोर्टेंट है, मुख्य चालक है, हमें भी पता है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। इम्पोर्टेंट ये भी है, अनिवार्य स्थिति है। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। एकदम सही, कि जब अभिप्रेरणा ही नहीं होगी तो अधिगम जो हो रहा है बच्चे को वो कैसे सर्वोत्तम होगा। और जब अभिप्रेरणा बहुत अच्छी होगी तो जो अधिगम है ना वो सर्वोत्तम होगा। जैसे किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा प्रेरित किया है टीचर ने, जैसे उसके अध्यापक ने, तो बहुत अच्छा करके दिखाएगा अपने फील्ड में, स्टडी में। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता लाती है। ठीक है, हाँ ये एकदम सही है कि अभिप्रेरणा, अगर किसी गोल के प्रति हम प्रेरित हैं तो हम उस कार्य को करने के लिए लगातार अग्रेसित होंगे, तो वो निरंतरता लाएगी अपने अंदर। अभिप्रेरित जो व्यवहार है चयनात्मक होता है। लक्ष्य निर्देशित होने के कारण व्यक्ति चयनात्मक अनुक्रिया करता है, हमने पीछे देखा था अभी। ठीक है, अब जो एक अभिप्रेरणा चक्र है जिसे अभिप्रेरणा के सोपान भी कहते हैं, जो अभिप्रेरणा के 3 सोपान है इम्पोर्टेंट, आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक या प्रोत्साहन। इन सोपानों से मिलकर क्या बनता है, अभिप्रेरणा का चक्र बनता है, 1, 2 और 3। ठीक है, और आइए देखते हैं कैसे। देखो, अभिप्रेरणा किसका परिणाम है, आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, प्रोत्साहन, इसे बोलते हैं नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये जो सूत्र दिया था ना, अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता, अंतर्नोद, उद्दीपक, प्रोत्साहन, ये दिया था हिलगार्ड महोदय के अनुसार। हिलगार्ड ने ये सूत्र दिया था। जैसे इसको एक और भी बोल सकते हैं, अभिप्रेरणा को हम प्रेरक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आवश्यकता सेम होगी दोनों में, और अंतर्नोद को चालक भी बोल सकते हैं, और उद्दीपक, प्रोत्साहन ये सेम आ गया। अब देखो, जैसे आवश्यकता, अभिप्रेरणा बराबर आवश्यकता क्या हुई, भोजन की आवश्यकता हुई, बंदे को भोजन की आवश्यकता हुई, और बाद में चालक क्या है, चालक उसके लिए है भूख, और जब उसने भोजन की प्राप्ति कर ली तो उसके लिए क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। उद्दीपक भोजन है, और प्रोत्साहन भी है कि उसने भोजन की प्राप्ति कर ली, और अब उसकी अभिप्रेरणा शांत हो गई। तो अब देखते हैं, इसका सूत्र बनता है एम बराबर मोटिवेशन बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। तो बन गया एम बराबर एन प्लस डी प्लस आई। तो ये इसके प्रतिपादक कौन है, हिलगार्ड महोदय। ठीक है, अब एक एक को अलग से देखते हैं, जो ये सोपान है इनको अलग अलग से देखते हैं। पहला है आवश्यकता अर्थात नीड। यह जैविक या शारीरिक अथवा सामाजिक होती है, जो कमी व अति के कारण परिलक्षित अर्थात दिखाई देती है। ठीक है, ये तो पता ही हम लोगों को, नॉर्मल सी बात है, चाहे जैविक हो चाहे सामाजिक हो, आवश्यकता उसके कारण परिलक्षित होती है, ये कमी या अति के कारण। अब अंतर्नोद, प्रनोद, चालक या चाहना, ड्राइव क्या है, यह आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ तनाव है जो व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। जैसे ही अपने में आवश्यकता जागृत हुई तो उसके जागृत होते ही एक तनाव पैदा होगा, उस कार्य को करने के लिए एक चाहना, एक तड़प, एक अंतर्नोद, एक प्रणोद उत्पन्न होगा, जो व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है, काम करने के लिए तत्पर करता है। डैशिल महोदय के अनुसार अंतर्नोद आदि शक्ति का मूल है। जैसे डैशिल के अनुसार अंतर्नोद क्या है, आदि शक्ति का मूल है। अंतर्नोद जैसे आदिम या प्राचीन काल में क्या होता था, जो कार्य करते थे ना वो इसी के कारण करते थे, अंतर्नोद। ठीक है, तो इसलिए बताया गया प्राचीन काल में लोगों का काम करते थे ना, उसका मूल कारण अंतर्नोद को ही बताया गया। इम्पोर्टेंट है, अंतर्नोद के कारण ही व्यक्ति सक्रियता से व्यवहार करता है, वह इसे ही अभिप्रेरित व्यवहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिप्रेरित व्यवहार। थर्ड है लास्ट, उद्दीपक, प्रोत्साहन, इंसेंटिव। इसमें है वातावरण की वह वस्तु जिसे पाने का व्यक्ति प्रयास करता है और जिसे प्राप्त करने से आवश्यकता की पूर्ति व अंतर्नोद की शांति होती है। जो पहले पॉइंट था अंतर्नोद, उसकी शांति हो जाती है। जैसे कोई चीज़ को चाहने की तड़प होती है, चाहना होती है, वो शांत हो जाती है किसी चीज़ के मिलते ही। ठीक है, उद्दीपक मिलने के बाद प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। जैसे किसी को भोजन की चाह हुई, जैसे किसी को भोजन की आवश्यकता हुई और उसे चाहना हुई कि मैं भोजन खाऊंगा, और उसने क्या किया, भोजन अर्थात उद्दीपक को खा लिया।
तो जरूरी नहीं है कि उसके बाद में उसकी अभिप्रेरणा खत्म हो जाएगी, फिर से एक आवश्यकता का जन्म हो जाता है और प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये देखिए 3 पॉइंट थे इसके सोपान के, ये है अभिप्रेरणा चक्र। पहला है आवश्यकता, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा मैटर। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जैसी आवश्यकता हुई तो अंतर्नोद क्या हुआ, पैदा हुआ, तड़प पैदा हुई किसी चीज़ के प्रति, और उसके बाद में क्या हुआ, उद्दीपक। तड़प किसके प्रति हुई, उद्दीपक के प्रति। जैसे आवश्यकता थी खाने की, खाना था आवश्यकता, और खाने की चाहना क्या थे, अंतर्नोद, और खाने को खा लिया, क्या खाना क्या हो गया, उद्दीपक, और इसको खा लिया, खाते ही तृप्ति हो गई, और क्या हुआ, चालक था ना वो शांत हो गया और अभिप्रेरणा का अंत हो गया। बट अभिप्रेरणा एक्चुअल अगर देखें तो अभिप्रेरणा का अंत नहीं होता। उद्दीपक की प्राप्ति, जैसे भोजन की प्राप्ति के बाद जो तीसरा चरण है, इसके बाद फिर एक आवश्यकता का जन्म होता है, और उसके बाद फिर एक अंतर्नोद, फिर एक उद्दीपक, फिर आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर उद्दीपक, ऐसे ये सर्कल चलता रहता है और कभी भी एक सिचुएशन जो है स्थिर नहीं आती है। अब एक प्रश्न बनता है, अभिप्रेरणा चक्र का तत्व नहीं है। आवश्यकता, उपलब्धि, अंतर्नोद, उद्दीपक, हमने देखा था आवश्यकता है, अंतर्नोद है, उद्दीपक है, बट ये उपलब्धि अचीवमेंट नहीं है, तो उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के कितने प्रकार हैं, अभिप्रेरकों के 2 प्रकार हैं मेनली। एक आंतरिक अभिप्रेरक हो गया, ठीक है, और सेकंड हो गया बाह्य अभिप्रेरक। साथ साथ देखते चलते हैं इनको। अभिप्रेरणा का केंद्र इसमें एक आंतरिक तत्व होता है, मतलब व्यक्ति के अंदर आंतरिक तत्व होता है, और इसमें अभिप्रेरणा का केंद्र एक बाहरी तत्व होता है, एक्सटर्नल, ठीक है। स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं है, जैसे इसका जो स्रोत है ना आंतरिक अभिप्रेरक का, वो प्रत्यक्ष अवलोकनीय नहीं है। परिणाम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कोई भी कार्य परिणाम को ध्यान में रखकर नहीं करते हैं। इसमें वे कार्य आते हैं जिनसे हमें ना फायदा ना नुकसान होता है, जैसे दोस्तों के साथ चाय पीना, मैच देखना। स्रोत प्रत्यक्ष अवलोकनीय है, किसी परिणाम के वशीभूत होकर ये अभिप्रेरणा की जाती है, ठीक है। इसमें सब काम प्रॉफिट के सिद्धांत पर होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें तो नहीं होते, और इसमें होते हैं प्रॉफिट को देखकर। इस अभिप्रेरणा में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे परीक्षा की तिथि आने से पहले अभिप्रेरणा समान थी, तिथि के आने के बाद घबराहट से अभिप्रेरणा तेज हो गई, और इसके अंदर क्या है, आंतरिक में सतत समान स्तर पर बनी रहती है ये, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता है आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। आगे चलते हैं। यह व्यक्ति को कार्य केंद्रित रखती है, मतलब इसमें व्यक्ति को सिर्फ कार्य से ही मतलब होता है, उसके परिणाम से मतलब नहीं होता है। जैसे किसी को क्रिकेट देखना है तो उसको सिर्फ देखना है, उसके परिणाम क्या है, कौन हारा कौन जीता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यह व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित करती है, कि जैसे कोई टीचर की तैयारी कर रहा है तो उसको यही दिखाई देता है कि मुझे बस टीचर लगना है इस वैकेंसी के अंदर, ओके। तो ये क्या है, लक्ष्य केंद्रित है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से प्रभावित नहीं होती है, ये नहीं होती, ठीक है। पुरस्कार पुनर्बलन परिणाम से ये प्रभावित होती है, ध्यान में रखें, क्योंकि ये लक्ष्य को केंद्रित करके की जाती है, इसलिए होगी, एक्चुअल बात यही है। कार्य या काम महत्वपूर्ण होता है क्योंकि काम ही लक्ष्य है, इसमें क्या है, परिणाम महत्वपूर्ण है क्योंकि परिणाम से लक्ष्य प्राप्त होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा साध्य अर्थात अपने आप में अंत है, और बाहरी अभिप्रेरणा साधन अर्थात अंत की युक्ति है। अब इसको हम आगे थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए क्वेश्चन आया एक, निम्न में से आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। आवश्यकता आंतरिक व बाहरी होती है, अभिवर्ती आंतरिक व बाहरी होती है, लक्ष्य आंतरिक व बाहरी होता है, पुनर्बलन यह स्पेशली एक परिणाम है। तो इसमें से हमारा उत्तर क्या होगा, इसमें से हमारा उत्तर होगा पुनर्बलन। देखिए बाहरी अभिप्रेरणा है ना, बाहरी अभिप्रेरणा, इसका इंग्लिश में अर्थ होता है मीन टू एंड, ठीक है, ये साधन है, ठीक है। और आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, इसका अर्थ है इंग्लिश में एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में अंत, ठीक है, अपने आप में अंत होना, ये साध्य है। अब अगर हम देखें तो साधन और साध्य से तात्पर्य देखना है तो देखिए, साधन किसी लक्ष्य को पाने का तरीका है, बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, किसी लक्ष्य को पाने का सिर्फ तरीका है, और साध्य क्या है, साध्य अर्थात आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, कोई कार्य का
खुद ही अपने आप में लक्ष्य का बन जाना, जैसे क्रिकेट देखना पसंद, गाना गाना पसंद, फिल्म का देखना पसंद। अब एक क्वेश्चन आता है, बाहरी अभिप्रेरणा अंत की युक्ति है, मीन्स टू एंड, तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? तो इसका उत्तर होगा अपने आप में अंत। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? शांत होने के बाद इसका खुद में अंत हो जाता है, इसलिए इसे एंड इन इटसेल्फ कहते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैविक अभिप्रेरक या मनोसामाजिक अभिप्रेरक किसे कहते हैं? तो सबसे पहला अंतर है भूख, प्यास, नींद, काम, विश्राम, मल मूत्र, त्याग। सिर्फ ये याद रखने हैं, और इनके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे? मनोसामाजिक अभिप्रेरक। ठीक है, इसके अलावा जो भी, इनका संबंध व्यक्ति की सहज जैविक आवश्यकताओं से है, और इनका जन्म व्यक्ति की सामाजिक, पर्यावरणीय व मनोवैज्ञानिक मांगों से होता है। ये भी सही है। जैसे व्यक्ति की सहज आवश्यकताएं कौन सी होगी? भूख लगना, प्यास लगना, नींद आनी, मतलब सहज, मतलब जो कार्य उसको करनी ही होती है, न चाहते हुए भी उसे सोना पड़ता है, उसे खाना पड़ता है, उसे भूख लगती है, उसे काम करना पड़ता है, उसे विश्राम करना पड़ता है, मल मूत्र त्यागना पड़ता है। ये सहज क्रियाएं इन्हें कहते हैं। और इनमें क्या है? इनका संबंध पर्यावरणीय व मनोसामाजिक मांगों से होता है। तीसरा देखते हैं, यह जन्मजात होते हैं और जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। सही है, भूख, काम, चैन, नींद, ये सब जन्मजात होते हैं, ऑटोमेटिक सीखे नहीं जाते, और जीने के लिए अनिवार्य होते हैं। और यह अर्जित तथा सीखे हुए होते हैं, इन्हें सीखना पड़ता है समाज से या बाद में, जन्म के बाद। नेक्स्ट है, यह सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं, मतलब हर जगह एक जैसे होते हैं। हर व्यक्ति के लिए भूख, प्यास, नींद, चैन, इन सब का मतलब एक ही होता है। और यह सार्वभौमिक नहीं होते, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं अपने हिसाब से। देश काल की समरूपता होती है, हर व्यक्ति के लिए होती है। हर व्यक्ति को भूख लगती है, नींद आती है, सब कुछ होता है। और देश काल की समरूपता नहीं होती है, इसमें सबका मतलब, सबके लिए इसका मतलब अलग अलग होता है। समस्थिति, आंतरिक शारीरिक संतुलन, इसे बोलते हैं होमियोस्टेसिस। इसका संबंध समस्थिति से है। तो समस्थिति का मतलब बता दिए क्या है? आंतरिक शारीरिक संतुलन अर्थात होमियोस्टेसिस। और इसका संबंध किससे है? समस्थिति से कोई संबंध नहीं है। इसमें तो आंतरिक शारीरिक संतुलन बनता है भूख, प्यास, नींद, चैन, काम, इन सब की पूर्ति के बाद, और इनका संबंध समस्थिति से बिल्कुल नहीं है। एक प्रजाति की सभी सदस्यों में समरूपता होती है। जैसे मानव जाति को लेते हैं तो मानव जाति में भूख, चैन, नींद, काम, निद्रा, मल मूत्र त्याग सब एक जैसा होता है, और इसमें एक प्रजाति के सभी सदस्यों में भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में है शुद्ध। शुद्ध मतलब होता है खराब या बिगड़ा हुआ। शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे बिगड़ा हुआ, हमें भूख लगी है तो ये हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, हमें नींद आ रही है पर सो नहीं रही है, हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव है, तो इसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, ये कौन सी? जैविक अभिप्रेरक जो होते हैं, ये इनके प्रति क्या देते हैं? प्रतिक्रिया। इनके अभाव में जैविक रूप से तो जिया जा सकता है, अर्थात भूख, काम, नींद, चैन, उसके अलावा जिया जा सकता है, परंतु सामाजिक जीवन अर्थात मान, मर्यादा, परंपरा संभव नहीं है। इनमें इम्पोर्टेंट है मान, मर्यादा, परंपरा संभव नहीं है इनके बिना। तो जैसे समाज में रह रहे हैं हम, तो उनके लिए ये नहीं है संभव। अब आगे आता है नोट। काम, जो हमने भूख, प्यास, नींद, चैन, काम की बात की थी, उनका संबंध है सेक्सुअल लिबिडो से अभिप्रेरक। काम अभिप्रेरक मुख्य रूप से जैविक अभिप्रेरक है, वह आंशिक रूप से सामाजिक अभिप्रेरक है। देखो, जैसे एक्चुअल के अंदर तो ये किस में आया था? जैविक अभिप्रेरक के अंदर, पर ये आंशिक रूप से क्या है? सामाजिक अभिप्रेरक भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि जैविक अभिप्रेरक होते हुए भी ये क्या है? एक मनोसामाजिक अभिप्रेरक भी है आंशिक रूप से। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरक। तो प्रमुख मनोसामाजिक अभिप्रेरक की बात हम कल नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।